तो आज हम लोग अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स कुछ क्रिएट करेंगे जीएसटी के लिए। ये कंपनी जो हम लोगों ने बनाई है वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स अभी हमने चेक कर लिया कि उसमें क्या क्या बना हुआ है। तो हम क्रिएट में चलते हैं और यहाँ से लेजर में जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे परचेज का लेजर एक अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि जीएसटी एप्लीकेबल है तो बोलेंगे हाँ है ना। और यहाँ पे सर्विसेज नहीं, अभी तो हम गुड्स बेच रहे हैं, जब सर्विसेज बेचेंगे तो सर्विसेज डालना और कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ कोई भी जीएसटी डिटेल नहीं डालना है क्योंकि हमने कंपनी लेवल पे वो डाल दिया है। उसी तरह हम सेल्स का लेजर बना लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ भी हम ये गुड्स सेलेक्ट कर परचेज और सेल का लेजर बन गया। अब हमको टैक्सेस के लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स कब लगता है? इंटीग्रेटेड टैक्स तब लगता है जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, ये बनेगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक अलग ग्रुप है, उसमें बनेगा। अब यहाँ पूछेगा कि किस तरह का टैक्स है, तो हम बताएंगे जीएसटी का टैक्स है। और टाइप क्या है टैक्स का? ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक, बस इतना ही डालेंगे। यहाँ पे हम कोई परसेंटेज वगैरह नहीं डालेंगे। ठीक है, ये काम हमने कंपनी लेवल पे कर दिया है। उसके बाद हम बनाएंगे सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे और जीएसटी के अंतर्गत ही आएगा और यहाँ सेंट्रल टैक्स रहेगा। फिर हम बनाएंगे स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स भी ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर आएगा, इस पर जीएसटी के अंदर आएगा और ये स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि ऊपर स्टेट और यहाँ इंटीग्रेटेड सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है हमको, ये टैक्स बनानी है। अब हमको कुछ इन्वेंट्री बनानी है। इन्वेंट्री बनानी है और इन्वेंट्री में सबसे पहले हमको गोडाउन बनाना पड़ता है, जैसा हमने सिखाया है। गोडाउन के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है तो उसको हम छोड़ देंगे और सीधे हम यूनिट बनाएंगे, यूनिट क्वांटिटी कोड। ये आप बनाने जानते हैं पहले से भी। नंबर्स, एनओएस, यहाँ पे पूरा नंबर लिखते हैं, नंबर्स पता है। एक नई चीज़ जो ऐड हो गई है वह है यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी। ये यूक्यूसी क्या है? ये जीएसटी ने एक समरूपता रखने के लिए अपना कोड डाल दिया है, तो उसको हम जीएसटी के हिसाब से एनओएस करेंगे। देखिए उनका भी एनओएस का मतलब होता है नंबर्स। ये तो ये तो हम पहले भी जानते थे, बस इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड जीएसटी में ऐड हो गया। इसके बाद हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो हम बाहर आ जाए, स्टॉक आइटम में चलें। स्टॉक आइटम में हमको बनाना है सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी। सैमसंग 32 इंच। ठीक, ये अंडर प्राइमरी ही है, कैटेगरी इसकी कोई नहीं, नंबर्स है, एप्लीकेबल। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि कंपनी लेवल पे हमने डाल दिया है, गुड्स है। रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ हम इसलिए डाल देते हैं ताकि प्रिंट करते वक्त इनवाइस पे हमको ये शो हो कि कितने % ड्यूटी पे है। तो ये 18% के रेट से होगा जैसा हमने पहले डाला है और ये हमने सेव कर दिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वह है सोनी 32 इंच स्मार्ट टीवी, तो इसको भी कर लेंगे। और ये भी प्राइमरी, नंबर्स और रेट ऑफ ड्यूटी 18%। उसके बाद हमारे पास फिलिप्स 32 इंच, फिलिप्स 32 इंच। ये भी नंबर्स में है, रेट ऑफ ड्यूटी। अब हमको
जितने भी लेजर चाहिए होंगे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के बन गए। एक बार फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं और हम यहाँ पे लेजर्स पे क्लिक करते हैं और एक बार लेजर व्यू देख लेते हैं। तो आप देखिए सेल्स का भी बन गया है ना, टैक्स का भी बन गया, इंटीग्रेटेड टैक्स भी बन गया, सेंट्रल टैक्स भी बन गया, पार्टी पहले ही बन गई थी है ना, और परचेज और सेल का भी हमारे पास लेजर बन गया। अब हम ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी है। स्टॉक आइटम में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ 3 आइटम भी बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जीएसटी में हम परचेज और सेल नहीं बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई। सप्लाई का मतलब सप्लाई 2 तरह की होगी, एक होगी इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज, और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल। अब ये जो सप्लाई है ये 2 प्रकार की हो सकती है, ये ध्यान से समझना। एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में ही जो आप सप्लाई कर रहे हैं आउटवर्ड या इनवर्ड, उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रा स्टेट करेंगे यानी जब अपने राज्य में कब सेल परचेज करेंगे या सप्लाई करेंगे आउटवर्ड इनवर्ड, तो वहाँ पे लगता है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग करना है। और जब इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य, तब आपको इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST लगाना पड़ता है। ठीक है, टैक्स उतना ही लगेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों अलग अलग होके लगेगा और वहाँ एक साथ लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब केरल की पार्टी है, हमारे कर्नाटक की है, और कर्नाटक का ही पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं 6 अप्रैल को। तो परचेज में जाएंगे और F2 से 6 अप्रैल का डेट चेंज करेंगे। सप्लायर इनवाइस नंबर जो है वो है SE, इसका ध्यान रखेंगे, PU1/1। ठीक है, उसके बाद हमको इसको यूपी में बनाना है, और हमको परचेज करना है किस पार्टी से? अरविंद इंटरप्राइजेज से। तो ये अरविंद इंटरप्राइजेज को हमने बनाया हुआ है यूपी में, तो यूपी में नहीं बनाया है, ये कर्नाटक का ही है। कर्नाटक में ही बनाना है, जिसमें केरल लिखा रहेगा KL, वह सिर्फ कर्नाटक में बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी हमारी केरल में नहीं बनी है, कर्नाटक में बनी है। तो जहाँ जहाँ KL है वो कहाँ कहाँ बनेगा? वह कर्नाटक में बनेगा। समझ में आ गया? इसीलिए ये कर्नाटक में बनी है, यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं 6 तारीख को? सैमसंग 32 इंच, सैमसंग 32 इंच TV। यहाँ पूछेगा कितना क्वांटिटी कर रहे हैं, तो हम 5 नंबर कर रहे हैं। रेट क्या है? 16,500। ठीक है, फिर हम क्या परचेज कर रहे हैं? फिलिप्स, और ये कितना कर रहे हैं? 5 नंबर 16,000। ठीक, चूँकि हमारी पार्टी जो है वह भी उसी राज्य में है जहाँ मैं हूँ, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, अब यहाँ एक स्टेप नीचे आके लगाते हैं। एक स्टेप पीछे में क्या होगा? अगर कोई और आइटम होता तो आप जोड़ते जाते। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेंट्रल टैक्स। देखिए आ गया, और फिर आ गया स्टेट टैक्स। ये अपने आप कैलकुलेट होगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर नहीं आएगा तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। अब ये टैक्स लग गया, अब ये टैक्स सही है कि नहीं, इसके लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट में जाइए, यहाँ कंट्रोल O में, और यहाँ पे GST टैक्स एनालिसिस देता है, इसको चेक कर लीजिए। 8F5 दबा दीजिए। अब देखिए लग गया ना, 9% सही है। 18% है तो 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। तो ये यहाँ से चेक करने के बाद हम इसको लो करते हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक, तो जो भी हम परचेज करते हैं है ना, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो दिखती है हमको GSTR 2 में। कहाँ दिखती है? GSTR 2 में। तो डिस्प्ले वो रिपोर्ट में जाएगी
और जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे और जीएसटीआर 2 में जाएंगे। अब आप देखिए जीएसटीआर 2 में यहाँ दिखा रहा है जीएसटीआर 2 हमारा ये जीएसटीआर नंबर दिखा रहा है। टोटल वाउचर 2 है, जिसमें से एक ही वाउचर शामिल है रिटर्न में जो हमने अभी परचेज किया। ठीक है, कोई मिसमैच नहीं है ना, कोई और गड़बड़ी नहीं है, कोई इनकम्प्लीट नहीं है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनवाइस एक जो हमारा परचेज का दिख रहा है 1,62,500 का, जिसमें टोटल टैक्स बना है 29,250 और यही हमारी टोटल आईटीसी है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये जो टैक्स है उसमें CGST कितना है, GST कितना है, तो यहाँ से 12 में जाएं और शो टैक्सेज इज सेपरेट कॉलम, इसको यस कर लें। ठीक है, तो अब देखिए टोटल इनपुट टैक्स सेंट्रल टैक्स 14,625 और 14,625। ठीक है, ओके, ये अलग अलग दिख रहा है। तो ये हम चेक कर लेंगे कि जो एंट्री हम की है उसका रिटर्न में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि रिटर्न आपको भेजना पड़ता है सरकार को। अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये यहाँ नहीं दिखाएगा, ये एरर में दिखा देगा। ठीक है, यहाँ करेक्शन नीडेड में है। ठीक, तो ये यहाँ पे ये दिखा भी दिया है जीएसटी 2 में। अब एक आप 10 अप्रैल को आप इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने ही राज्य में किसी को बेच रहे हैं 10 अप्रैल। तो यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल में जाएंगे और सबसे पहले हम डेट बदलेंगे 10 अप्रैल का, और किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम सृजित इंटर। तो सृजित का लेजर पहले से बना हुआ है, ये सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको जो हम बेच रहे हैं बिल नंबर 1 है, तो बिल नंबर 1 आ गया है ना ऊपर। ठीक है, और इसको बेच रहे हैं सैमसंग, क्वांटिटी है 3, रेट है 18,000। फिलिप्स क्वांटिटी है 3, 5 17,000। चूँकि अपने ही राज्य में है इसलिए यहाँ भी सेंट्रल टैक्स लगेगा और स्टेट टैक्स लगेगा। ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, इसको भी आप रिलेटेड रिपोर्ट से देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। एंड F5 दबाएंगे तो यहाँ पे 9% लग गया है, ये भी 9% से लग गया है। ठीक है, अब इसको लो करके हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा बिल नंबर 1 बन गया। अब इसकी रिपोर्ट, अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेट वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल जनरेशन। ये ई वे बिल हमने अभी पढ़ा नहीं है तो इसको नो करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट बनी है ये हमारी कहाँ दिखेगी, GSTR 1 में। उस परचेज कहाँ दिखी थी, GSTR 2 में। सेल किस में दिखेगी, GSTR 1 में। तो डिस्प्ले रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR 1 में जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक वाउचर शामिल है रिटर्न में और ये वाउचर ये है। ठीक है, और इस पे ये दिखा रहा है कि अब ये जो GSTR 1 में टैक्स दिखाता है ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी है जो सरकार को देनी है, और जो GSTR 2 यानी जो परचेज करते वक्त रिपोर्ट दिखी थी वो हमारा ITC है। और हमको टैक्स कैसे देना पड़ता है, लायबिलिटी माइनस ITC, यानी जब जब सेल करेंगे तब तब हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी और जब जब हम परचेज करेंगे हमको ITC मिलेगा, और उस ITC का इस्तेमाल हम अपनी लायबिलिटी को कम करने में करेंगे, घटा लेंगे, और जो बचेगा वो सरकार को दे देंगे। अब जो हमने सेल किया है उसको प्रिंट कैसे करेंगे वो बताते हैं। ये सेल है, इसको हमने खोल लिया। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये बिल दिख रहा है। ठीक है, अब रेट ऑफ ड्यूटी अगर आप चाहते हैं तो कन्फिगर कर लें, और
यहाँ पे आप और भी कोई ऑप्शन शो करना चाहते हैं अपने इनवॉइस में तो कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, शो रेट, यस, कंफ्यूजर में, और यहाँ पे किसी चीज़ का इन्होंने सो रेट ऑफ ड्यूटी, ये जो है ना, जो हमने 18% आइटम बनाते वक्त लिखा था, इसको हम यस कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए। अब जब आप प्रीव्यू करेंगे तब आपको देखिए रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ 18% लिखा हुआ है। वो जो आइटम बनाते वक्त हमने 18% लिखा था ना, उसका रोल यही है कि ये यहाँ छप जाएगा कि इस पे जीएसटी। वैसे अगर आप जीएसटी का एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि सेंट्रल टैक्स 9% लगा है और स्टेट टैक्स, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट है। तो ये इनवाइस हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देते हैं, ये टैक्स इनवाइस। कोई भी बच्चा जो टैली पे काम करने जाता है उसको ये काम करना होता है ना। ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप बोलेंगे को टैली आता है तो बोलेगा आप बिल बना के दिखाइए, तो आपको ये बिल बनाने आना चाहिए, ये प्रिंट करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये दिख रहा है, इसको प्रिंट बटन दबाएंगे प्रिंटर से तो ये प्रिंट हो जाएगा, जैसा दिख रहा है वैसा प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है देखिए, वरुण, आप चाहते हैं कि ये सृजित का नाम 2 बार क्यों दिखा रहा है, ये कंसाइनी। कंसाइनी कहते हैं वैसे व्यक्ति को जिसको माल दिया जाता है, और बायर उसको कहते हैं जो उसके लिए पैसा देता है। ऐसा हो सकता है कि मैं कोई सामान मंगवाऊँ, पैसा मैं दूँ, लेकिन कहूँ कि डिलीवर दीपक हो जाए, हो सकता है ना। उस केस में दीपक कंसाइनी हो जाएंगे, मैं बायर हो जाऊँगा, पैसा तो मैं दे रहा हूँ ना, और सेलर तो जो है वो है, ठीक है। तो ये तीनों का नाम दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, मैंने जा भी इन्हीं के पास रहा है माल और पैसा भी यही दे रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से इसको निकाल सकते हैं कंफ्यूजर से, ठीक है, अगर कोई तीसरा सवाल नहीं है। यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट है जो अमूमन होता है, ये ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई की। ये तो हमने एक ही राज्य में किया, ठीक। अब हम दूसरे राज्य में करके देखते हैं। वाउचर में जाते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई में 12 तारीख को हम कर्नाटक से बाहर, ठीक है, तो कर्नाटक से बाहर जो हम बेच रहे हैं वो यूपी में बेच देंगे। परचेज कर रहे हैं पहले तो परचेज कर लें, परचेज में चलते हैं, और 12 अप्रैल को कर रहे हैं, तो डेट दे दिए 12। और सप्लायर इनवाइस नंबर जो है वो है PMAPUR/2, और पार्टी है हमारी PM अप्लायंस। ये है, ये यूपी की है, मतलब कर्नाटक से यूपी है ना, यूपी से हम परचेज कर रहे हैं और हैं अपने हम कर्नाटक में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई। अब क्या चीज़ मंगा रहे हैं, फिलिप्स का टीवी मंगा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं, 2 नंबर मंगा रहे हैं, रेट 16,000 है, और हम मंगा रहे हैं सोनी 32 इंच, इसकी क्वांटिटी है 3 और इसका रेट है 18,000। अच्छा, चूँकि ये दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, लग गया। अब आप देखना चाहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स का डिटेल, तो आप ये रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, कहीं टैक्स 18%, क्योंकि ये दोनों जोड़ के ले रहा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये यहाँ देख रहे हैं, इसको चेक करना, उसके बाद इसको नो कर देंगे, और ये अब ये भी हमको दिखना चाहिए रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट आप यहीं से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप GSTR2 कर दीजिए, देखिए अब दो बिल दिखा रहा है, इसको इंटर करिए, देखिए एक PM से दिखा रहा है और एक अरविंद से जो पीछे कर देते, दोनों दिख रहा है 12 जी। तो GST टैक्स एनालिसिस भी हमने देख लिया और हमने इसकी रिपोर्ट भी देख ली। अब आप आउटवर्ड सप्लाई कर लीजिए, यानी सेल कर लीजिए दूसरे राज्य में। 15 तारीख को हम सेल करने जा रहे हैं, सेल का बिल नंबर 2 है, चलिए ठीक है। और हम बुर्गन इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रहे हैं
दुर्गन, ये भी दूसरे स्टेट में है, यूपी में ही है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का मामला है। सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं इनको हम? सैमसंग 32 इंच 2 नंबर और 18,000, और सोनी 32 इंच 3 नंबर, रेट है 20। ये भी दूसरे राज्य में है, इसलिए यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। हो गया? पूछ रहा है ईवे बिल बनाना है, नहीं अभी नहीं बनाना है, बाद में इसमें। अब इसका भी अगर आप प्रिंट करने में जाएँ डेट बुक में, तो आप यहाँ इंटर करेंगे और इसको प्रिंट में देंगे करेंट में, और इसका प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए टैक्स इनवाइस है ना, मुर्गन इलेक्ट्रॉनिक्स को जा रहा है, उनका डिटेल है, रेट ऑफ ड्यूटी 18%, ये बिल उनको जाएगा। बीस तारीख को एक और सेल कर रहे हैं सृजित इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है, फिलिप्स। चलिए कर लेते हैं और एक एंट्री कर लेते हैं, वाउचर में जाएंगे और डेट बदलेंगे 20 तारीख। पार्टी का नाम है सृजित। सृजित जो है केरला में है, मतलब ठीक है, कर्नाटक में है, उसी राज्य में सेल कर, सेम राज्य में फिलिप्स। क्वांटिटी है 2, रेट है 17,000। क्योंकि उसी राज्य में कर रहे हैं तो यहाँ सेंट्रल स्टेट लगेगा, यहाँ स्टेट टैक्स लगेगा, ठीक है। अब चूँकि हमको सरकार को टैक्स देना है, हर महीने जब वो सेल परचेज करते हैं उसकी 2 तरह की रिपोर्ट सरकार को दी जाती है। अब अगर अप्रैल में आप कर रहे हैं तो 10 मई को आपको जितना आउटवर्ड सप्लाई आप किए हैं, यानी GSTR 1 की रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पे डालनी है 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, अगले महीने। उसको डालने के बाद पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में जो भी आपने परचेज और सेल किया, सेल का तो रिपोर्ट दे दिए सरकार को पहले ही, अब 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो परचेज भी किए हैं उसकी भी रिपोर्ट चढ़ानी होगी। तो कायदे से तो GSTR 2 जाना चाहिए परचेज की, लेकिन उसकी जगह पे GSTR 3 भी जाता है। 3 भी क्या है? वह आपके आउटवर्ड सप्लाई यानी GSTR 1 और GSTR 2 दोनों की समरी है, मतलब दोनों का डिटेल चला जाता है। तो हम देखें GSTR 3 भी कैसा होता है, उसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी GST रिपोर्ट में, और यहाँ 3B देखेंगे। 3B क्या है? ये हमारे आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई। देखिए आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई दोनों का। अब यहाँ तो चूँकि ये रिटर्न का व्यू है, आप नेचर व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। देखिए टोटल आउटवर्ड सप्लाई और टोटल इनवर्ड सप्लाई दिख रहा है, और आपको नीचे दिखेगा कि कितना ITC आपको प्राप्त हुआ। ये ITC है। अब इसको आप चाहें तो अलग सेपरेट कॉलम में कर सकते हैं। यहाँ पे आप यस कर दीजिए तो आपको टोटल आउटवर्ड सप्लाई ये देखिए, और ये टोटल इनवर्ड सप्लाई, और नीचे आएंगे तो टोटल इनपुट क्रेडिट आपको क्या मिला है वो दिखाई देता है। इसके आधार पे आपको घटाना है, लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स को घटाना है, लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स को घटाना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब ऐसे आप लिख लें। देखिए आपको 30 अप्रैल को ये हिसाब किताब करना है, अप्रैल का महीने का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कितना मिला है, तो आप देखिए 15,750 रुपये आपको मिला है इंटीग्रेटेड टैक्स है, 14,625 रुपया मिला है आपको सेंट्रल टैक्स, और उतना ही मिला है आपको स्टेट टैक्स। ये हम कॉपी में नोट करेंगे या डायरी में नोट करेंगे।
उसके बाद आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, देखिए लायबिलिटी यहाँ दिखा रहा है, लायबिलिटी आपके पास 17,280 है, ये जो है 15,570 है और ये भी 15,570 है, ठीक है। तो हमने कहा था कि टैक्स पेएबल क्या बनता है, लायबिलिटी माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स। तो लायबिलिटी हमारी है 17,280, इनपुट है 15, घटा दोगे तो कितना हो गया 1530, ये आपको देना है। टोटल सरकार की लायबिलिटी 17,280 है, आपके पास क्रेडिट है 15,700, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1,530, ये आपको सरकार को देना है। उसी तरह आपके पास ये है 14,625 और लायबिलिटी 15, तो आपको बचा हुआ बैलेंस 945 देना है, यहाँ भी 945 देना है, ठीक है। तो टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो आपको करना है। तो टैक्स एडजस्टमेंट का तरीका ये है कि आप यही कर सकते हैं, स्टेट एडजस्टमेंट देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब पूछेगा कि क्या करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब पूछेगा किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट क्रेडिट जो आपको मिला है उसके अगेंस्ट करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए जो लायबिलिटी जब बनती है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेटेड टैक्स को करें तो इंटीग्रेटेड टैक्स को हमने किया, इंटीग्रेटेड टैक्स को हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट कर पाएंगे, जितना हमारे पास इनपुट है, कितना है 15,750, 15,700, इतना ही ना डेबिट कर पाएंगे जितना है। जो आईटीसी है वो हमारा डेबिट बैलेंस है, जो आईटीसी है वो क्या है हमारा डेबिट, तो हमारा डेबिट बैलेंस कितना है इंटीग्रेटेड टैक्स का, इतना ही है, तो इतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमने 15,750 रुपये डेबिट कर दिया। उसके बाद फिर हम डेबिट करेंगे सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स हमारे पास कितना है भाई 14,625, तो उतना ही करेंगे जितना है। फिर हम डेबिट करेंगे स्टेट टैक्स, ये भी हमारे पास कितना है 14,625। और अब हम क्रेडिट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, जितना है हमारे पास उतने से ही करेंगे 15,750। क्रेडिट करेंगे सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स हमारे पास कितना है 14,625। और क्रेडिट करेंगे स्टेट टैक्स, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो बैलेंस है मैंने हमको जो लायबिलिटी देनी है, इसका मतलब हमारे पास ये सारे क्रेडिट बैलेंस हैं। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, लेकिन किससे डेबिट करेंगे, जितना हमारे पास बैलेंस है उतने से ना। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट करेंगे तो ये खाली हो गया, और इस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करेंगे तो ये उतने से माइनस हो गया, समझ गए। ये हम कर देंगे, तो ये हमारा हो गया स्टेट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा बैलेंस कितना बता रहा है देने के लिए। तो हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे बाहर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट बुक में और लेजर में। अब हम इंटीग्रेटेड टैक्स का लेजर देखेंगे वो कितना बैलेंस बता रहा है। देखिए 1,530 रुपया क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, इतना ही हमको पे करना है। उसी तरह अगर आप लेजर देखेंगे सेंट्रल टैक्स का तो वो बता रहा है 945 रुपया बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का मतलब देंगे। और वैसे ही आप देख सकते हैं लेजर स्टेट टैक्स का, देखिए ये भी 945 रुपया। अब हम क्या करेंगे, स्टेट पेमेंट करेंगे, ठीक है। सरकार को जो पेमेंट करते हैं उसको स्टैट्यूटरी पेमेंट कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिल। पहले डेट चेंज कर लेंगे। अब हम ये दे रहे हैं अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है 30 का, तो यहाँ 30/4 कर देंगे, महीने के अंत में देंगे। अब यहाँ पे हम ऑटो फिल में चले जाएंगे पेमेंट करने, पूछेगा क्या, तो हम बोले स्टेट पेमेंट करना है।
पूछेगा किसका, जीएसटी का। रेगुलर है तो रेगुलर का करेंगे, रेगुलर का मतलब जो नॉर्मल है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स आपको कितना देना था, 1530, ये तो ये देना था, वही बैलेंस दिखा रहा है ना, अब वो 0 हो जाएगा। फिर आप डेबिट करेंगे सेंट्रल टैक्स 945, ये भी 0 हो जाएगा। फिर डेबिट करेंगे स्टेट टैक्स, ये भी 945 हो गया। अब इसको क्रेडिट कर देंगे कोटक बैंक से। बैंक बनाया है ना, आईसीआईसी बैंक बनाया है, बैंक में पैसा है, हो गया। चेक से दे दिया आपने, मान लीजिए चेक का नंबर अगर बुक में दिया होगा पेमेंट करने के लिए, तो अब देखिए पेमेंट जो है वो कितने तरह से किया जा सकता है। इसकी लास्ट डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख, हम 30 को ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो कर ही सकते हैं, लेकिन अधिकतम अगले महीने की 20 तारीख तक मंथली रिटर्न। अब या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, पोर्टल पे जब आप GST-R3 भी चाहेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन मोड में अगर आपका वैल्यू जो पे करना है वो 10,000 या उससे नीचे है, तब आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड किसको कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से, कैश से, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड एग्जाम में पूछता है कि अगर प्रति चालान की, हाँ, या काउंटर पे जाके बैंक में जमा कर सकते हैं, OTC ओवर द काउंटर। अगर प्रति चालान टैक्स की रकम 10,000 रुपये से कम है, तब आप ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड क्या क्या होता है, कैश होता है जो आप जाके किसी भी नेशनलाइज बैंक में जमा करते हैं, जो सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है टैक्स लेने के लिए। गाजीपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच है। या डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, DD दे सकते हैं, चेक काट सकते हैं, है ना, ये सब ऑफलाइन है। लेकिन ये तभी जब चालान की कीमत 10,000 रुपये से कम। अब ये ICICI बैंक का चेक नंबर 590105 से दे रहा है, यार लिखा हुआ है तो डाल देंगे 590105। प्रोवाइड GST डिटेल, ये आप यस कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे आप करेंगे मोड ऑफ पेमेंट, तो आपने कर दिया NEFT RTM। इसके केस में कहता है NEFT RTGS। नेम ऑफ बैंक ICICI, ठीक। अब क्या होता है, ये कुछ नंबर जनरेट होता है जब आप प्रिंट कर मतलब पेमेंट करते हैं ना, वही नंबर है। ये नंबर दिया हुआ है 65 कुछ भी ना, कितने डिजिट का होता है, 2 2 4। उसके बाद चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये जो चालान जनरेट होता है, ये सब पोर्टल पे नंबर जनरेट होता है जब आप उसके बाद आता है UTR नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है। पेमेंट डेट है हमारी 30, ठीक है। ये जो ज़्यादा डिटेल भरे हैं, ये जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तब ये जनरेट होता है चालान। पहले चालान जनरेट होता है, ये हमने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो क्या होगा देख लीजिए। अब डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाइए और आप अकाउंट बुक में जाइए और लेजर में जाइए और इंटीग्रेट सेंटर टैक्स को सेलेक्ट करिए। अब ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सारा पेमेंट करके आपने ख़त्म कर दिया, कोई बैलेंस नहीं। किसी भी लेजर का देखें, इंटीग्रेटेड टैक्स का देखें, इसका भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया। अब चालान रिकन्सिलिएशन एक करना है। जो चालान बनता है जब पोर्टल पे आप जानते हैं और पेमेंट करते हैं,
है ना, तो वहाँ चालान तो ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन जब आप टैली में उसकी एंट्री करेंगे तो उसको चालान को रिकंसाइल करना पड़ता है। तो जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे और ये देखिए चालान रिकंसिलिएशन का ऑप्शन है, ठीक है। और इसको हम यस कर देंगे तो ये देखिए चालान दिखने लगा, है ना। अब इसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब कोई चीज़ अगर छूटी है तो भर देना है। तो इसको हम एरो की से चलेंगे, सारा तो भरा ही हुआ है। टाइप्स ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ टैक्स पेमेंट। यहाँ पे हम वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये कभी ठीक है। टाइप ऑफ पेमेंट नहीं बनना है, एनईएफटी, आरटीजीएस ये हो गया, आईसीआईसी बैंक, है ना, ये हो गया। ये सब चेक कर लेना है कि सब सही है कि नहीं, ठीक है। और इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है, हो गया। 12 रिकंसाइल हो गया। अब आपको रिपोर्ट निकालनी है GSTR 1 की, GSTR 2 की और 3B की। चलिए, तो GSTR 1 की रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, GSTR 1 पे जाते हैं और देखिए ये जो दिख रहा है ये रिटर्न व्यू नहीं है। रिटर्न व्यू के लिए आपको रिटर्न व्यू, ये है रिटर्न व्यू, ठीक है। इसको हमको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट में जाएंगे, ई रिटर्न में जाएंगे, ठीक है। आप इसको एक्सेल में निकाल सकते हैं या JSN फाइल भी बना सकते हैं। अपलोड आपको JSN फाइल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको JSN डाटा में भी बना सकते हैं जो आप पढ़ नहीं सकते, और एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल में आप देख सकते हैं। तो अगर हम एक्सेल में करते हैं इसको, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इस एक्सेल फाइल को आपको JSN फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में बदलना पड़ता है। उसके लिए GST डिपार्टमेंट ने एक टूल दिया हुआ है, एक फ़ाइल दी है। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाहेंगे सीधे डायरेक्टे कर लें उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम JSN डाटा इंटरचेक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेंड। अब ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ डेट मॉडिफाइड में आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया, आ गया GSTR 1, ये JSN फाइल 1 KB का 9:22 आ गया है। इसी फाइल को आपको अपलोड करना है। उसी तरह GSTR 2 अगर आपको निकालना है तो GSTR 2 अपलोड तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये दिखता है ऐसा है ना, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप GSTR 3 भी आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट में जाइए, और इसको भी JSN डाटा में ले लीजिए, ठीक है। फाइल का नेम ऐसे बनेगा, ये देखिए ये 3B है ना, 2 ठीक। ये वही फाइल है जिसको, ये फाइल जो है बन गई। जिसको आप चाहें तो यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, और आपको फिर से अगर बनाना है तो यहाँ आएगी। ये GSTR 3B की रिपोर्ट है, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, ये रिटर्न व्यू होना चाहिए, नेचर व्यू। एक नेचर व्यू होता है, ये नेचर व्यू, इसको नहीं भेजना है, रिटर्न व्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना होगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है, करेक्शन नीडेड में तो कोई फाइल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट में जाना होगा, ई रिटर्न में जाना होगा, और यहाँ JSN फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, और कुछ नहीं करना है, सेंड कर देना है। ये यहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है। यही फाइल आपकी। उसके बाद आता है एनुअल। अब क्या है कि हर महीने तो आप रिटर्न भर रहे हैं, सरकार कहती है नहीं एनुअल रिटर्न भी आपको भरना है। तो जब एक फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर का जो 1 दिसंबर आएगा
उसकी अंतिम तारीख वो लास्ट डेट होती है पिछले साल की। यानी 17-18 की बात करें या अगर 22-23 की बात करें तो 22-23 का जीएसटी का एनुअल रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 को जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन आता है, ये देखिए। ठीक है। अब चूंकि हम लोग तो साल भर काम किए नहीं है, 5 ही मैंने 4 ही एंट्री 5 एंट्री किए एक ही महीने में, तो जो भी रिपोर्ट है वहाँ वो यहाँ दिखाएगा। टोटल लायबिलिटी, टोटल इनपुट क्रेडिट, कोई रिवर्सल है क्या, ये सारी जानकारी जाएगी। ठीक है। और इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे उसको किए थे। ये देखिए आप कैसे मिल जाएगा। जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। ऐसे दिख रहा है, यहाँ से अगर आ रहा है सेपरेट कॉलम में दिख ही रहा है। इसको Alt+F5 कर दीजिए और खुल के आ गया। ठीक है। Alt+F5 कर देंगे तो ये पूरा डिटेल में आ जाएगा ना। ये है डिटेल मोड एनुअल कंप्यूटेशन। अब इसके बाद जो है वो बैलेंस शीट आपको देखने के लिए कहता है कि बैलेंस शीट आप देख सकते हैं अपनी कंपनी का। तो यहाँ से बाहर आ जाइए, यहाँ से आप बैलेंस शीट देख लीजिए, Alt+F5 दबा दीजिए। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट। सब ने आपको बैलेंस रिपोर्ट में बताया होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए, Alt+F5 दबा दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जीएसटी का मॉड्यूल ख़त्म होता है।